हेलो बच्चों, कैसे हो। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ग्रेविटेशन का ही नेक्स्ट टॉपिक है थ्रस्ट एंड प्रेशर। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे बॉयंसी और उसके बाद देखेंगे आर्किमिडीज का प्रिंसिपल और उसके बाद देखेंगे लोग डेंसिटी। यानी टोटल हम लोग 4 टॉपिक आज पढ़ेंगे। ठीक है, एक पढ़ेंगे हम लोग थ्रस्ट एंड प्रेशर, दूसरा पढ़ेंगे बॉयंसी जिसको बायोंट फोर्स बोलेंगे, ठीक है ना, फिनोमिना को, और तीसरा जो बनेगा ये आपका बनेगा आपका आर्किमिडीज का प्रिंसिपल, और द लास्ट वन इज डेंसिटी। ठीक है ना। आपके मन में कभी कभी ये विचार आता होगा कि कोई बॉडी डूब जा रही है यानी सिंक हो रहा है, कोई बॉडी फ्लोट हो रहा है यानी उस पर तैर रहा है, तो क्या फिनोमिना हो सकता है, उसकी क्या वजह हो सकता है। तो आज पूरा कंप्लीट हम लोग इसी पर आज हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो हम लोग टाइम को वेस्ट ना करते हुए फिर से स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। तो अपना जो टॉपिक है वो है थ्रस्ट। ठीक है ना, देखिए नॉर्मली बात करते हैं हम थ्रस्ट का। तो थ्रस्ट है क्या? थ्रस्ट जस्ट लाइक अ फोर्स है। अब फोर्स और थ्रस्ट में क्या अंतर है? फोर्स नॉर्मली एक्ट्स in any direction usually as in any vertices any axis। नॉर्मली अगर आप बात करें, देखो थोड़ा टफ लैंग्वेज कहती है एक्सिस वगैरह को मिला के। फोर्स आप कहीं भी लगा सकते हैं, ये पार्ट ऐसे लगा दीजिए फोर्स हो गया, यूं लगाइए फोर्स हो गया, यूं लगा दीजिए फोर्स है नॉर्मली। अब इस पर लगाना है ऐसे लगा दीजिए, इंक्लाइन लगाइए, टेंजेंशियल लगा दीजिए, किसी भी टाइप का फोर्स हो सकता है। लेकिन जो थ्रस्ट है दोस्त, ये अलग टाइप का फोर्स है। ये जब भी लगेगा ना तो सरफेस के परपेंडिकुलर ही लगेगा। फिर से सुनिए, ये जब भी अप्लाई होगा ना तो ये आपका हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर एक्ट्स होगा, इसलिए इसको फोकस करना। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं इसको थ्रस्ट को क्या कहा हमने कि थ्रस्ट जब भी अप्लाई होगा तो कैसा होगा, मतलब बिल्कुल हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर। यानी हम लोग कह सकते हैं द फोर्स पर यूनिट एरिया परपेंडिकुलर PER perpendicular to its surface। The force per unit area perpendicular to its surface। ठीक है ना। और इसी को बोल सकते हैं acting along normal to the surface। इसी को बोल सकते हैं एक्टिंग अलोंग नॉर्मल टू द सर्फेस। नॉर्मल का मतलब क्या है, लाइक अ बोर्ड है, ठीक है, और ये मार्कर देखिए, ये आपको पॉइंट दिख रहा है, ठीक है ना। अब इस मार्कर पे यूं ये पॉइंट इंडिकेट किया, तो पॉइंट कैसे इंडिकेट हुआ, तो नॉर्मल एकदम सरफेस के परपेंडिकुलर, इस बोर्ड के परपेंडिकुलर। तो बोर्ड के परपेंडिकुलर में थोड़ा देखिए, तो इसके और बोर्ड के बीच का, ये पेन और बोर्ड के बीच का एंगल कितना है, लाइक 90 डिग्री। तो इसीलिए यहाँ पर क्या यूज हुआ है, नॉर्मल, या फिर हम कह सकते हैं परपेंडिकुलर। क्लियर है। यानी नॉर्मली आपसे कहा जाए द फोर्स एक्सर्टेड परपेंडिकुलर टू द सरफेस। जैसे नॉर्मल अगर एग्जांपल के तौर पे लो, तो एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप लेंगे तो सिंपली एक लाइन में आंसर आएगा आपका कि यार जब आप किसी भी वॉल पर, ये मान लो वॉल है, और इस वॉल पर आपको क्या करना है, कोई भी एक छोटा सा नॉर्मली स्क्रू को उसके अंदर क्या करता है, आपको हैमरिंग करनी है, सपोज मान लो हैंग करना है, तो आप उस वॉल में क्या करते हैं, स्क्रू को लेके आप यूं हैमरिंग करते हो, तो उस वॉल पे जो आपने स्क्रू लगाया, जो कील लगाई आपने, वो उस सरफेस का क्या है, परपेंडिकुलर है। एकदम सिंपल भाषा में क्लियर है। तो अब आता है क्या है कि क्या इसके क्या एग्जांपल्स हो सकते हैं नॉर्मली, ठीक है ना। तो आपने वही एक नॉर्मली ये बन गया आपको कि कील वाला, और दूसरा हम लोग आगे पढ़ेंगे तब बात करते हैं। तो हमेशा याद रखिए
जो थ्रस्ट होगा ना ये बनेगा प्रेशर इनटू एरिया। ये फार्मूला हो गया आपके न्यूमेरिकल्स बनाने के। थ्रस्ट इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया। अच्छा, अगर मैं कहूं कि थ्रस्ट को हमने F से डिनोट करते हैं और प्रेशर को हम लोग क्या करते हैं P से डिनोट करते हैं और एरिया को हम लोग किससे करते हैं A से डिनोट करते हैं, तो ये इसको वी कैन ऑल्सो सेम थिंग्स इन द फॉर्म ऑफ F इज इक्वल टू P इंटू A, प्रेशर इंटू एरिया। क्लियर है? अब क्या होता है जरा देखिए, नॉर्मली इसका यूनिट की बात कर रहे हैं हम लोग, तो जो यूनिट आपका फोर्स का है वही इसका भी होगा, ठीक है ना। जो यूनिट फोर्स का है वही यूनिट क्या होगा थ्रस्ट का भी होगा। तो हम यहां से ये कह सकते हैं SI यूनिट ऑफ थ्रस्ट इज न्यूटन। और जरा देखिए कि 1 न्यूटन किसके करीब होता है 1 kg, देखिए मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के करीब होता है, ठीक है ना। तो नॉर्मली अब क्या आएगा, और सीजीएस यूनिट देखिए, सीजीएस यूनिट ऑफ थ्रस्ट इज डाइन। कौन सा डाइन, वो सोसाइटी समाज वाली डाइन नहीं है, ये डाइन है आपका सीजीएस यूनिट वाला डाइन, ठीक है ना। हाँ, तो नॉर्मली आप कह सकते हो डाइन। अब डाइन का क्या, 1 डाइन किसके करीब, 1 डाइन बनेगा 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर के करीब, ठीक है। ये क्या है आपके यूनिट्स बन गए किसका डाइन, यानी थ्रस्ट का सीजीएस यूनिट। अब क्या होता है, थ्रस्ट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। थ्रस्ट क्या है आपका वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर है कि नहीं है, थ्रस्ट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा प्रेशर का, ठीक है। तो थोड़ा देखिए प्रेशर क्या बनेगा आपका, the thrust per unit area। और इसमें भी ना एकदम प्रेशर जब भी अप्लाई होगा तो क्या होता है पर यूनिट एरिया क्या अलॉन्ग परपेंडिकुलर टू सरफेस, अलॉन्ग परपेंडिकुलर। कैसा परपेंडिकुलर एक्ट्स होता है, प्रेशर की बात कर ले तो सरफेस का हमेशा परपेंडिकुलर, तो उसको हम कह देंगे प्रेशर, ठीक है ना। अब जरा देखिए तो प्रेशर किसके करीब बनेगा, प्रेशर इज इक्वल टू बनेगा आपका थ्रस्ट अपॉन में एरिया। अब जरा देखो तो थ्रस्ट अपॉन में एरिया। अब नॉर्मली थोड़ा न्यूमेरिकल्स के फॉर्म में चले, न्यूमेरिकल्स के फॉर्म में आप कहते हो कि सर प्रेशर को अगर हम P से डिनोट कर दें और थ्रस्ट को आपने कहा किससे F से और एरिया को आपने कहा A, तो नॉर्मली देखिए तो एक शॉर्ट फॉर्म में आपका एक क्या बन गया है, फॉर्मूला बन गया कि नहीं बन गया, जरा देखो तो एक नॉर्मली फॉर्मूला बन गया। इसको P मैंने कहा, इसको क्या कहते हैं मैंने P, तो एक आपका जो फॉर्मूला बन गया है वो इसकी बात कर रहे थे। जरा देखिए तो आप यहां से क्या कह सकते हैं कि जो प्रेशर है ये होता है थ्रस्ट पर यूनिट एरिया, बना ना। अब नॉर्मली हम इसकी यूनिट्स के बारे में बात करते हैं। जरा देखिए बेटा, इस बार जो प्रीवियस ईयर की बात कर रहे हैं, जो इस बार पेपर हुए थे, मतलब 20 में जाकर के जो पेपर हुए थे 1920 के सेशन वाले में, उसमें एक ही से क्वेश्चन है, ठीक है, तो उसको भी फोकस करना थोड़ा, ठीक है ना। सीईटी की बात कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ से अब आप जरा देखिए तो फोर्स का यूनिट क्या होता है न्यूटन, एरिया का होता है मीटर स्क्वायर, तो यूनिट क्या बन गया, ये प्रेशर का यूनिट नहीं बन गया। इसी को आप लैंग्वेज में क्या कहते हो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या इसी को आप क्या कहते हो नॉर्मल जो आप बचपन से पढ़ते आए हो, ये इसको बोलते हैं सॉलिडस, इसको बोलते हैं सॉलिडस। वैसे थोड़ा आगे जाओगे तो फिजिक्स में पढ़ना पड़ता है ये चीज़ें, ठीक है। और 2 सॉलिडस हम किसी भी यूनिट्स में यूज नहीं करते हैं, ठीक है ना।
चलिए अब हम बात करें जरा नेक्स्ट, जरा देखिए तो अब हम आगे की बात कर लेते हैं। नॉर्मली अगर हम यहां से देखें इसको, तो अब यहां पर क्या बनेगा कि SI यूनिट ऑफ प्रेशर इज, क्या कहोगे, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बोलो या पास्कल बोलो, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल। तो नॉर्मली जनरली हम लिख देते हैं पास्कल, और पास्कल को हम कहते हैं PA, और 1 पास्कल किसके करीब आएगा, 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन अपॉन 1 मीटर का स्क्वायर, और इसी को लिखते हैं 1 न्यूटन, देखिए जरा 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, समझ लो बात को। तो ये किसके करीब हो गया, 1 पास्कल के करीब। तो वी कैन ऑल्सो से अबाउट पास्कल 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। अब नॉर्मली देखिए, अब हम बात करते हैं थोड़ा इसका, क्या है ये वेक्टर है, क्या है। अब हम बात करते हैं फोर्स, देखिए डोमिनेंट, और ये क्या है, डोमिनेंट नहीं है। तो हमने कहा था जो डोमिनेंट हो मल्टीपल में डिवीजन की बात कर ली हम। तो यहां पर हम बात करेंगे कि प्रेशर इज अ स्केलर क्वांटिटी। प्रेशर क्या है, एक स्केलर, चलिए मैं साइड हो जा रहा हूं, फटाफट से नोट कर लीजिए, या अगर आपको लगे बेटा कभी कि दिखाई नहीं दे रहा हो तो आप वीडियो को पॉज करिए, थोड़ा पीछे आइए, फिर उसको रीड कर लीजिए, फिर आगे मूव करिए। या कभी कभी आपको राइटिंग में अगर दिक्कत हो जाए तो मैं बोल रहा होता हूँ उसी चीज़ को, जब लिखता हूँ ना मैं 2 बार इसको बोल देता हूँ, ताकि राइटिंग अगर समझ में नहीं आए तो आप ये समझ जाएंगे कि अच्छा क्या लिखा होगा उनसे। क्लियर है। चलिए अब क्या है, प्रेशर जो है ये आपका क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। क्लियर है। तो नॉर्मली अगर हम आपसे कहें कि अब जरा देखिए ध्यान से कि यार इसके क्या एक्सप्लेनेशन एग्जांपल क्या हो सकता है, तो अब जरा देखिए इसका क्या एग्जांपल क्या होगा उसकी बात कर रहे हैं। एग्जांपल है अ शार्प नाइफ कट एन एप्पल, देखिए जरा, अ शार्प नाइफ कट एन एप्पल बेटर देन, किससे, मतलब शार्प आप क्या है किससे, तो हम कह सकते हैं आप उसको क्या कह सकते हो, मतलब जिसमें तेज ब्लंट बोलते हैं उसको शायद ब्लंट नाइफ। जरा समझिएगा इस क्वेश्चन, मतलब इस एग्जांपल को, अ शार्प नाइफ कट एन एप्पल बेटर देन ब्लंट नाइफ। ब्लंट नाइफ का मतलब हुआ कि नॉर्मली अगर हम एक चाकू की बात कर लें, जरा देखिए ध्यान से, इस तरह का है, और ये ना काफी एकदम से क्या है, देखो चाकू बना लिया नॉर्मली, इस तरह से ये चाकू है मान लो, ठीक है ना, घर में बनाते रहना जैसी इच्छा करे। अब ये चाकू का ये वाला क्या है आपका सरफेस है, अगर ये काफी ज्यादा थीन हो, शार्प हो, तो आपको फोर्स कम लगाना पड़ता है काटने में। अगर नहीं पता चले ना तो घर जाना किचन में, और किचन में अपनी मम्मी से पूछना कि मम्मी हमें ना एक चाकू पकड़ाओ, और घर में 2-3 तरह का चाकू हो तो वो भी लेना, जो मतलब जिनके शार्प ना हो थोड़ा, या जो चाकू 2 लेना, और या एक ही चाकू में भी बात बन जाएगी। एक चाकू से कैसे बनेगा, एक आप क्या करना, जस्ट लाइक यू जस्ट टेक अ पोटैटो फ्रॉम योर बैग, ठीक है, अपने बैग से लिया आपने, उसके बाद क्या करना, उस चाकू से एक बार कट करना जहां पर क्या हो, शार्प हो, एज की बात करते हैं, इसको क्या कहेंगे, एज, EDG, एज, मतलब उसको कहते हैं हिंदी में किनारा, ठीक है। तो एक शार्प लेना, और नॉर्मली क्या है कि एज की बात की ना, तो आप जिससे काटे हो ना उसमें देखना कितना फोर्स, कितना आप उसमें एग्जर्ट कर रहे हो, स्ट्रेंथ कितना लगा रहे हो, कितनी ताकत लगा रहे हो, और एक बार उसी चाकू के जस्ट रिवर्स से लेना, जब तो थोड़ा ठीक हो, थीन की बात नहीं करो मैं, अब ठीक की बात करो मैं, अब थोड़ा उसको क्या करना, उसके रिवर्स में लेना, रिवर्स से देखना कितना एकदम से ताकत लगाना पड़ता है। ये सब क्या एग्जाम्पल है आपके
प्रेशर का। तो प्रेशर हम अगर नॉर्मली बोले ध्यान से, तो अब इसका सबसे बेहतरीन एग्जांपल एक लाइन में क्या हो सकता है कि प्रेशर जो बनेगा ना, ये बनेगा थ्रस्ट अपॉन में एरिया या फोर्स अपॉन में एरिया। अगर हम इसको बोले कांस्टेंट, जरा देखो तो इसको लिख सकते हो प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल एरिया दूसरे लैंग्वेज में। अच्छा, तुम मान लो कि जस्ट यू गो थ्रू आउट योर होम विद योर मदर एंड अ शॉप फॉर परचेज सम सब्सटेंसेस लाइक ग्रोसरी, ठीक है, आप लेते हो। अब ग्रोसरी वाले के पास आप जाते हो, वहाँ पर आप ग्रोसरी आपके पॉलिथीन के अंदर या कोई लाइक अ बैग्स में, पॉली बैग्स में आपको डालता है कि इफ ही पुट pour into the large amount of grocery in your bags, then when we hold, जब हम लोग क्या करते हैं उसको होल्ड करते हैं, तो आपको लगता नहीं कि यार यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा एग्जर्ट हो रहा है हाथ में। और प्रेशर एग्जर्ट होने का सबसे बड़ा कारण क्या होता है कि आपके पास जो मास क्वांटिटी है, ग्रोसरी है, वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और उसका जो बेल्ट है लाइक अ टेप बोलते हैं उसको दूसरे लैंग्वेज में, या फिर कहते हैं उसको नॉर्मली कह सकते हैं एक बेल्ट ही बोलिए, पकड़ने का जो हैंडल होता है वो बहुत ही पतला होता है। इसीलिए वो क्या करता है, जितना पतला, जितना छोटा एरिया उतना प्रेशर ज़्यादा। अब इसी पार्ट को समझा रहा हूँ मैं, जरा समझो। 1 अपॉन एरिया, अगर एरिया बड़ा तो प्रेशर कम, अगर एरिया छोटा तो प्रेशर क्या हो जाएगा, ज़्यादा। फिर से सुनो, एरिया अगर उसका रैप की बात कर ली, अगर वो चौड़ा हो, मान लो इस तरह का कॉलर की तरह का चौड़ा, उसको पकड़ने को दे, और कोई एक थ्रेड की तरह हो पकड़ने को दे, दोनों में किस में दिक्कत आएगी, जो थ्रेड की तरह है। जो कॉलर की तरह इतनी चौड़ी है, मान लो सपोज इतना चौड़ा है, आपको इतना, इतनी थिक, इतना मान लो विड्थ का है, और इसको आपसे उठवा रहा है कि आप लिफ्ट करो इसको, आप आसानी से लिफ्ट करते हो। सेम थिंग्स मैं ये कहने वाला हूँ आपको कि जो बच्चे या आप when we want to move from home to another office or another places, then we put your bag into your shoulders. अब क्या होता है that situation, आप क्या करते हैं उस सिचुएशन में, उस आप नॉर्मली बैग को जब हैंड करते हो, बैग का जो पकड़ने होल्डिंग वाला होता है ना, वो बहुत ही ज़्यादा रैप होता है, मतलब चौड़ा होता है उसका जो रैप पकड़ने वाला है। उसको दूसरे लैंग्वेज में क्या कह सकते हो, उसको आप बेल्ट ही मान लो, ठीक है, होल्ड करने का, चौड़ा होता है। चौड़ा होने की क्या वजह है, दैट मीन्स वेट ज़्यादा है। तो वेट ज़्यादा होने का वजह है, वेट अगर ज़्यादा होगा तो देखिए प्रेशर कम लगेगा, आप आसानी से उसको क्या करोगे, लिफ्ट कर लोगे। और वहीं पर अगर मान लीजिए कि हल्का पतला दे, तो पतला यानी उसका एरिया क्या है, कम है, एरिया कम है, तो प्रेशर देखिए कितना लग रहा है, ज़्यादा लग रहा है ना, जस्ट उसका रिवर्स होता है। अब आपको समझ में आ गया होगा जो मैं कहने वाला हूँ, यानी एरिया कम प्रेशर ज़्यादा, एरिया ज़्यादा प्रेशर कम। चलिए नोट कर लीजिए इसको फटाफट से। अब हम आगे की बात करने वाले हैं थोड़ा। अच्छा, अब नॉर्मली क्या होता है ना, अच्छा पहले नोट कर लिया होंगे शायद, ठीक है ना। चलिए अब एक क्वेश्चंस लेके दिखा रहा हूँ मैं कि क्वेश्चंस कैसे बनेगा इस पर। देखिए एक क्वेश्चन लिया दोस्त, क्वेश्चंस पढ़ रहा हूँ मैं। क्वेश्चन आपका है कि अ क्यूबिकल स्टील ब्लॉक, a cubical steel block of sides 5 centimeter exert a pressure of 4000 pascal when placed on the plane surface. Calculate weight of the block. मतलब हमें वेट निकालना बेटा इसका, तो वेट ऑफ द ब्लॉक, दैट मीन्स आपको अप्लाई करना पड़ा होगा कि यार वेट के लिए वेट का ऐसा यूनिट क्या होगा, जरा बताओ फटाफट से। वेट का न्यूटन, तो वेट का अगर न्यूटन तो फोर्स का कितना न्यूटन, और थ्रस्ट का कितना न्यूटन, दैट मीन्स सब भाई भाई। वेट का ऐसा यूनिट न्यूटन, फोर्स का ऐसा यूनिट न्यूटन, थ्रस्ट का ऐसा यूनिट न्यूटन, यानी सब भाई भाई, ठीक है ना। या तो फोर्स निकाल दीजिए वेट निकल जाएगा, थ्रस्ट निकालिए वेट निकल जाएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसको फटाफट से। अब क्या है, क्यूबिकल ब्लॉक है और आपको साइड्स है, सॉल्यूशन की बात कर रहा हूं बेटा, साइड्स यानी एल की बात कर लिए, ठीक है ना। अब एल कितना है, 5 सेंटीमीटर। तो बेटे पहले आप सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करिए, तब जाके बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। तो यहाँ पर आपको बनेगा 5/100, ये बनेगा मीटर, ये बनेगा 0.05 मीटर।
क्लियर है कि नहीं है? चलिए अब ना नॉर्मल सी बात करते हैं, क्यूबिकल है आपके सामने। तो अब हम बात क्या करेंगे, जरा फोकस करो। हम कहते हैं हमें तो चाहिए यार थ्रस्ट क्या होता है, फोर्स इंटू थ्रस्ट हो जाएगा प्रेशर इंटू एरिया ना। तो प्रेशर इंटू एरिया, तो हमें एरिया चाहिए ना। तो एरिया क्या बनेगा, ए इक्वल टू बनेगा क्यूबिकल है एल स्क्वायर 0.05 का स्क्वायर इक्वल टू कितना 0.00 कितनी बार बनेगा जरा देखो ना। ऐसे अगर ये नहीं समझ में आए ना तो ऐसे करो 0.05 इंटू 0.05, तो 5 गुना 5 कितना हो गया, तो नॉर्मली हो गया 25। अब कितने डिजिट के बाद है, 2 और 2 4, 2 हो गए। अब 2 और लगा दो, हो गए। बड़ा इजी होता है मल्टीप्लाई करना। तो ये बन गया आपका मीटर का स्क्वायर। जरा समझो, अब इसी को तुम कहोगे ना कि सर और कैसे लिख सकते हैं, तो इसको ऐसे हटाओ और लगा दो कितना 0 4 0। देखो तो 4 0 आ गए। और इसी को 4 0 को तुम क्या कह सकते हो, 10 के पावर 4 कह सकते हैं बेटा। और इसी को क्या कह सकते हो, अब 25 अपॉन में 10 के पावर 4, जरा समझना जरा, 10 के पावर 4 मीटर का स्क्वायर आया। तो फिर से इसी पार्ट को आप क्या लिख सकते हो, यानी इसको ऊपर लेके जाओ तो 25 इंटू 10 के पावर -4 मीटर का स्क्वायर। अरे तुम ऐसे कुछ भी ले सकते हो, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं कर दीजिए। मैथमेटिक्स का टर्म है तो बहुत बड़ी चीज नहीं लिख दी इसके अंदर। मतलब नॉर्मली हमने मीटर, ये सेंटीमीटर था, एक मीटर बना लिए। तो 1 मीटर में कितना होता है 100 सेंटीमीटर। तो 100 सेंटीमीटर नॉर्मली 100, तो समझना इस चीज को, बड़ा बेसिक चीज है। 100 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर। तो 1 सेंटीमीटर कितना 1/100 मीटर। तो नॉर्मली कितना 0.01। तो आपके साथ कहा गया है कि साइड अगर L 5 सेंटीमीटर है तो नॉर्मली अब 1 सेंटीमीटर कितना, 1 सेंटीमीटर कितना 0.0। तो 5 सेंटीमीटर कितना, तो 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना यार 5 सेंटीमीटर बनाने के लिए। तो इसको मीटर बना रहे हो ना, तो 0.05 मीटर। अब हमें चाहिए एरिया। तो एरिया जो तो लेंथ इंटू ब्रेथ, तो ब्रेथ तो लेंथ के बराबर है क्योंकि क्या है, क्यूबिकल है। समझना जरा। तो यहां से आपका बनेगा L इंटू एल यानी 0.05। अब यहां से हमने नॉर्मली इसको क्या कर दिया, अब मल्टीप्लाई कर दिया। जरा देखो तो इस पार्ट्स को लिखे 0.05 इंटू 0. एकदम बचपना हरकत किए हैं जो दूसरे तीसरे क्लास के बच्चों को करना पड़ता है, ठीक है ना। डजन मैटर, कोई बात नहीं, फिर से सीखो। अब हमने कहा 25 मीटर के पावर -4 आपका आ गया। अब उस सिचुएशन में क्या करोगे, जरा देखो, ये तो एरिया बना, तो हमें चाहिए क्या, थ्रस्ट यानी वेट। इसीलिए F इक्वल टू कितना, F इक्वल टू बोलो प्रेशर इंटू एरिया। प्रेशर आपको कितना दिया था, कितने पास्कल का था, 4000 पास्कल था आपका, गिवन था 4000 पास्कल। तो ये F इक्वल टू कितना 4000 इंटू 25 इंटू 10 के पावर -4। तो अब यहाँ से F इक्वल टू क्या लिख सकते हो, जरा देखो तो। अब इसको नीचे कर लो अगर आपको और पसंद नहीं है तो, हाँ समझ लो। तो इसको भी लिख सकते हो 4 इंटू 10 के पावर कितना बोलो 1000 इंटू बोलो 25, समझ लो, इंटू बोलो 10 के पावर -4। तो F इक्वल टू कितना 4 इंटू बोलो 1000 इंटू बोलो 25 अपॉन बोलो 10 के पावर 4। तो ये 10 के पावर 3 और ये 10 के पावर ये कैंसल आउट। तो अब देखिए यहाँ से कट करिए कितना बनेगा, ये जरा देखिए 5 2 जा और 5 5 जा, 2 2 जा। तो F बराबर कितना हो गया 2 इंटू 5 इक्वल टू 10 न्यूटन का। तो अब उस ब्लॉक पे फोर्स कितना लग रहा होगा, तो फोर्स एक्सर्टेड ऑन द, तो हम यहां से सीधा सीधा लिख सकते हैं कि क्वेश्चन ही था आपका कि वेट ऑफ ब्लॉक, इसलिए बनेगा वेट ऑफ ब्लॉक इज 10 न्यूटन। आंसर हो गया ये, ठीक है, 10 न्यूटन का आंसर है। क्लियर है कि नहीं है, बड़ा इजी स्टेप किया हम लोग, ठीक है। अगर और समझ में ना आए तो एक क्वेश्चन हम लोग क्या कर सकते हैं, एक क्वेश्चन और ले सकते हैं। देखिए तो एक क्वेश्चन हम लोग लिए हैं, दीपक वेट्स 36 kg, he is standing on the ground if area of either foot of Deepak is 150 centimeter square,
देन कैलकुलेट द प्रेशर एक्सर्टेड बाय हर, सॉरी हीज होना चाहिए, ठीक है, प्रेशर एक्सर्टेड बाय हीज ऑन द ग्राउंड, ठीक है, और टेक जी इज इक्वल टू कह रहा है, मतलब कह रहा है क्या कि प्रेशर कितना एक्सर्ट करेगा। बड़ा क्वेश्चन बड़ा इजी है कि आप मान लो खड़े हो, दीपक खड़ा है ग्राउंड पर और नॉर्मली, और एरिया जो है उसका कितना है, एक, इधर वन, तो इधर वन, तो एक का इतना है तो दो का निकालना पड़ेगा ना मेरे भाई, एक पैर में तो खड़ा है नहीं पूरा, एकदम से पूरा है, साक्षात जय हो है भाई, क्या महादेव जी, दो पैर हैं, तो नॉर्मली आपके सामने 2 से तो मल्टीपल एक का बनेगा एरिया, तो दोबारा भी तो करना पड़ेगा दो पैर वाला। तो ऑलमोस्ट क्या है, कैलकुलेट द प्रेशर एक्सर्टेड, अब इसके द्वारा आपको निकालना है प्रेशर, तो प्रेशर कितना बनेगा हम उसकी बात करेंगे। अच्छा जरा सोचो, तो अब हम किसके करें, तो प्रेशर निकालने के लिए हमें थ्रस्ट चाहिए, और थ्रस्ट कैसे फाइंड आउट बनेगा जरा बताओ। तो हम यहां से लिख सकते हैं सॉल्यूशन में, जरा फोकस करना, सेंटीमीटर है तो एरिया कितना है 150 सेंटीमीटर स्क्वायर की एरिया ऑफ इधर फुट, एक की बात कर रहे हैं, तो इनटू क्या 2 बनेगा ना, दो पैर का, ठीक है, तो यहां से एरिया कितना बन गया, यानी 150 गुना 10 के पावर कितना, जरा देखो तो -2 का स्क्वायर, यहां पर थोड़ा फंसोगे ना, तो थोड़ी इसका मतलब समझ लो तुम्हें मैथमेटिक्स में दिक्कत है, समझ लो बात को, और फिर उसका कोई इलाज नहीं है दोस्त, तुम सोचोगे कि उसका कोई इलाज हो, कोई इलाज नहीं हो सकता उसका, ठीक है, समझिए जरा, क्योंकि बार बार मैं जिक्र कर रहा हूँ उस चीज का, यहाँ पर सेंटीमीटर है और सेंटीमीटर है, और यहाँ पर आपको सेंटीमीटर नहीं आपको मीटर बनाना है, तो मीटर बनाने के लिए आपको कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा दोस्त, तो यहाँ पर 1 सेंटीमीटर कितना 10 के पावर -2 मीटर, तो यहाँ पर स्क्वायर है, तो यहाँ पर स्क्वायर इनटू कितना 2, तो यहाँ से बनेगा 150 इंटू 2 इंटू 10 के पावर -4, ये बन गया मीटर स्क्वायर। अब F किसके करीब है, मास दिया है, केजी है तो मतलब मास है, तो M आपका कितना दे दिया है, M दिया आपको 36 केजी, तो नॉर्मली इसीलिए F क्या बनेगा, ये बनेगा mg, तो मास आपके सामने 36 इंटू 10 इज इक्वल टू बन गया 360 न्यूटन, ये आपका क्या बन गया है, ये बन गया आपका फोर्स। अब जब ये फोर्स बन गया तो नॉर्मली हम यहां से कह सकते हैं हमें प्रेशर, तो प्रेशर क्या होता है, थ्रस्ट अपॉन में एरिया ना, क्योंकि जब खड़े हो तो उस सरफेस के परपेंडिकुलर एक्ट्स हो रहे हैं, आप जब आप खड़े हो तो सरफेस के परपेंडिकुलर एक्ट्स हो रहे हैं दोस्त, तो यहां से बनेगा यानी 360 अपॉन में 150 इंटू 2 इंटू 10 के पावर -4। चलिए फटाफट बनाइए तो क्या बात बनेगा, तो हम यहां से कह सकते हैं, इसको सॉल्व करता हूं मैं, एरिया यानी प्रेशर इज इक्वल टू थ्रस्ट अपॉन में एरिया, 360 अपॉन में 150 इंटू 2 इंटू 10 के पावर 4, देखो क्या है, इसको फिर से ऊपर भेज दिए, तो अब इसको 1010 कैंसल आउट बन गया, तो ये इसको कट कर सकते हो आप नॉर्मली, तो क्या बन गया P इज इक्वल टू बना 36 अपॉन में 30 और इंटू 10 के पावर 4, ठीक है, तो P इज इक्वल टू कितना बन जाएगा, तो इसको ना ऐसे लिख सकते हैं 36 अपॉन में 3 इंटू 10 इंटू 10 के पावर 4, तो 3 से ये कितना 12, तो P बन गया कितना 12 इंटू ये 10 है, इसको ऊपर भेज दीजिए, तो ये बन जाएगा 10 के पावर 3 क्या पास्कल, 12 इंटू 10 के पावर 3 पास्कल। अच्छा इसी पार्ट्स को अगर और थोड़ा करना चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो, P इज इक्वल टू एक डेसिमल ले लो, तो कैसे, ये देखो 12 इंटू 10 टू द पावर 3 है ना, इसको हम 10/10 से मल्टीप्लाई कर लें, तो नॉर्मली प्रेशर कितना हो गया 12 अपॉन में 10 इंटू 10 के पावर कितना 4, नहीं समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना, अब जरा समझो, तो यहां से क्या बात बन जाएगा, अगर हम इसकी बात कर लें यहां से देखो, तब P इज इक्वल टू इसका, तो ये बात बनेगा आपका 12 अपॉन में 10 इंटू 10 के पावर 4, तो P बराबर कितना 1.2 इंटू 10 के पावर 4 पास्कल,
ये दोनों आंसर इक्वल है, परेशान मत होना। अब तुम्हारे मुद्दे की बात करता हूं मैं, जो तुम समझना चाह रहे होंगे। अब हम बात करते हैं कि प्रेशर आपके सामने था 1 यानी 12 इंटू 10 के पावर 3। हम इसको डेसिमल जैसे लिखते हैं बेटा, तो यहां पर इसको लिख सकता हूं मैं P इक्वल टू 12.0 इंटू 10 के पावर 3। तो डेसिमल से जैसे ही, जरा फोकस कीजिए, डेसिमल से जैसे ही हम लेफ्ट साइड की तरफ जाएंगे, इधर देखिए ये लेफ्ट और ये राइट, डेसिमल से लेफ्ट जाएंगे तो 1 ऐड करेंगे, डेसिमल से अगर हम राइट जाएंगे तो 1 माइनस करेंगे पावर में, 10 वाले फॉर्म में, 10 टू दी पावर में। अगर आप क्या करते हो कि डेसिमल से कहाँ जा रहे हैं, आप लेफ्ट साइड जा रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, एक ऐड करेंगे, और अगर हम राइट साइड चले तो एक माइनस करेंगे। दोनों के लिए एग्जांपल लेके समझाता हूं। यहाँ पर 12 इतना है, आपने इस पॉइंट्स को देखिए, आप लेफ्ट गए हो तो ये बात बन गया, इसको राइट जाओ तो एक माइनस करो तो ये बात बन जाएगा। क्लियर है? तो ये फिनोमेना था इसी के बारे में, ठीक है। अब हम नॉर्मली बात करने जा रहे हैं फ्लूइड क्या है। फ्लूइड क्या है? एनी substances having tendency to flow. Any substances having tendency to flow, or any substances which can flow easily. Any substances having tendency to flow. जैसे एग्जांपल लीजिए, तो जैसे बात कर लिए हम ऑयल का, जैसे बात कर लिए एयर का, हाँ, जैसे बात कर लिए हम नॉर्मली किसका, वाटर का। ये सब क्या है? फ्लूइड है। ये सब क्या है? मैं साइड हो गया हूं, चेक कर लो। ये सब क्या है? फ्लूइड है। और नॉर्मली में कह सकते हैं ऑल लिक्विड एंड गैसेस आर फ्लूइड। नोट करना, ऑल लिक्विड एंड गैसेस आर फ्लूइड। क्लियर है? चलिए अब हम बात करने जा रहे हैं कि यार पास्कल्स लॉ क्या कहता है। यहां देखिए पास्कल्स लॉ। नॉर्मल समझिएगा जरा, पास्कल्स लॉ का क्या अर्थ है। फ्लूइड के बारे में आप जान लिए हो, तो हम कह सकते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट को आप नॉर्मली इमर्स्ड कर रहे हो किसी लिक्विड के अंदर, तो उस ऑब्जेक्ट पे लिक्विड के द्वारा हमेशा उसके एज पे इक्वल अमाउंट में फोर्स लगेगा और सभी डायरेक्शन में लगेगा, और जो फोर्स लग रहा है वो सभी डायरेक्शन में इक्वल होगा। यह फिनोमिना ही क्या कहलाता है? आपका पास्कल्स लॉ कहलाता है। क्लियर है? तो पास्कल्स लॉ में कह सकते हैं आप नॉर्मली क्या, देखो डेफिनेशन की जरूरत नहीं है। when an object is kept or immersed into liquid, the liquid exerted pressure on the object in all direction which are equal. The phenomena is called Pascal's law. The phenomena is called Pascal's law. मैं पढ़ देता हूँ, जरा समझना, राइटिंग अच्छी है, कभी कभी समझ में नहीं आएगा। When an object is kept or immersed into liquid, the liquid exerted pressure on object in all directions which are equal. जो ऑब्जेक्ट को आपने डुबोया वहां पर क्या होगा? नॉर्मली
इक्वल अमाउंट में क्या कर रहा है, प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है। जैसे अगर हम बात कर लें तो जरा देखिए, अगर हमको एक कंटेनर ले रहा हूँ मैं, एक कंटेनर है और यहाँ पर आपका क्या है, एक ऑब्जेक्ट आपने इमर्ज कर दिया है। ये जरा देखिए, एक कंटेनर है और आपने क्या कर दिया, इसमें एक ऑब्जेक्ट को इमर्ज किया। ऑब्जेक्ट मान लो सपोज ये ए और ये बी और ये सी, क्लियर है। और ए बी सी ऑब्जेक्ट में अब यहां पर हम बात करें जरा, यहां पर जो प्रेशर लग रहा है इस पॉइंट पर, इस सरफेस पे, और ये जो सरफेस है और ये जो सरफेस है, ये देखिए। अब ये नॉर्मली क्या है, फुल्ली वाटर फिल्ड है, ये वाटर से क्या है, फिल्ड है। समझ लेना जरा क्या कह रहा हूं मैं। ये ब्लॉक है ए बी सी का, क्या है, एक ब्लॉक है। इसको लिक्विड के अंदर आप डुबो रहे हो तो जो प्रेशर एक्सर्ट होगा इसकी वजह से, यानी यहां का जो प्रेशर है, मान लो, अच्छा प्रेशर निकालने का तुमको कि सर प्रेशर कैसे आप लिखते हो, बेटा यहां पर मैं कंपोनेंट देख लो क्या है, एक्सिस देखो। अब इसके सामने वाला एंगल को देखो, इसके सामने कौन सा एंगल, बी वाला, तो इसको कर दो प्रेशर ऑफ बी, बड़ा आसान है। और इसके सामने कौन सा है, सी, और इसके सामने कौन सा है, तो ये मतलब देखो फिर से ये मत कहना कि सर आप ए बी को सी कैसे लिख दिए, बेटा एंगल के बेस पे लिख दिए, कोई परेशानी नहीं है। तो मैं कह सकता हूं कि अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ, तो कहता है कि इस ब्लॉक पे जो प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है वो हमेशा क्या होगा, इक्वल होगा, यानी पी ए इज इक्वल टू पी बी इज इक्वल टू पी सी। ये है मेरा पास्कल्स लॉ। यानी अगर कोई ऑब्जेक्ट को इमर्ज करते, इमर्ज करने के बाद ऑलमोस्ट क्या होगा कि जो प्रेशर एक्सर्ट कर रहा हुआ इक्वल डायरेक्शन में हमेशा क्या करेगा, इक्वल करेगा। तो यहां से हम एक लाइन लिख सकते हैं कि अ फ्लूइड एक्सर्ट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, अ फ्लूइड, देखिए जरा राइटिंग समझना, अ फ्लूइड एक्सर्ट प्रेशर इक्वली, फिर सुनिए, अ फ्लूइड एक्सर्ट प्रेशर इक्वली इन ऑल डायरेक्शन, ठीक है ना, फ्लूइड एक्सर्ट प्रेशर इक्वली इन ऑल डायरेक्शन और एट अ गिवन पॉइंट। मतलब ये आपका क्या है, ये फिनोमेना क्या है, पास्कल्स लॉ, यानी ऑल फ्लूइड एक्सर्ट प्रेशर इक्वली इन ऑल डायरेक्शन, हमेशा ऑल डायरेक्शन, सभी डायरेक्शन में क्या है, इक्वल अमाउंट में, पी ए इज इक्वल टू पी बी इज इक्वल टू पी सी, इसी को बोलते हैं पास्कल्स लॉ। क्लियर है। चलिए हम नेक्स्ट की बात करने जा रहे हैं कि डेंसिटी निकालना है आपको, प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ लिक्विड कॉलम। टॉपिक आपका है प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ लिक्विड कॉलम। अब मतलब प्रेशर निकालना है आपको इस लिक्विड कॉलम का, तो फोकस करना कैसे निकलेगा। मान लो सपोज ये कॉलम है और यहां पर क्या है, पूरा पूरा फ्लूइड है इधर, और यहां से यहां तक का हाइट कितना है, h, हाइट कितना है दोस्त, h। अब हमें निकालना है इसका क्या कि नॉर्मली कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रहा होगा, ठीक है। वी हैव, अगर मान लीजिए कोई एक ब्लॉक को आप एक्सर्ट करने की कोशिश कर रहे हो, एम ब्लॉक है नीचे की तरफ, तो ग्रेविटी कहां लगाएगा, नीचे, तो फोर्स कहां लगाएगा, ऊपर, इसी को बायोंट फोर्स बोलते हैं। देखिए जरा पानी के अंदर इसको डाल रहे हैं, जरा फोकस करो इस साइड, तो फ्लूइड कहां लगा रहा है, ऊपर की तरफ, जिसको आप नॉर्मल रिएक्शन के तौर पे बोल सकते हो। और नॉर्मल रिएक्शन का जो यूनिट होता है वो भी होता है न्यूटन।
ठीक है ना। और कुछ लोग को नॉर्मल डायरेक्शन समझ में आएगा अभी, कुछ को नहीं भी आएगा, ठीक है ना। तो परेशान नहीं होना इस चीज को। नॉर्मल डायरेक्शन मतलब होता है सरफेस के जस्ट अपोजिट और परपेंडिकुलर लगने वाला। जहां पर आप ब्लॉक रखे हो उसके सरफेस के जस्ट अपोजिट परपेंडिकुलर लगने वाला नॉर्मल फोर्स हो जाएगा। तो हम कहते हैं कि F किसके करीब, ma के करीब, और A किसके करीब, G। तो यहां से F बराबर क्या बनेगा, mg। समझ रहे बात को। अब नॉर्मली देखो तो अगर हम बात करें कि अरे यार प्रेशर क्या बनेगा, तो आप कहते हो क्या कि रो इज इक्वल टू होता है मास अपॉन में वॉल्यूम, तो m बराबर होता है रो इनटू v। कहते हो कि नहीं कहते हो। तो यहां से F बराबर क्या बन जाएगा, यानी m के जगह पुट कर लिए तो रो v और g बना कि नहीं बना, और ये आपका वॉल्यूम है, ठीक है ना। तो वॉल्यूम को क्या कह सकते हैं नॉर्मली। अब देखो ये फोर्स बना, इसीलिए हमें चाहिए प्रेशर। अच्छा एरिया को क्या कह सकते हो आप, लेंथ इनटू ब्रेथ कह सकते हो। और वॉल्यूम किसके करीब होता है, ये होता है लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। तो अब लेंथ इनटू ब्रेथ को आप क्या कह सकते हो, बोलो तो एरिया। तो एरिया इनटू एच कह सकते कि नहीं कह सकते वॉल्यूम को। बेटा इतना भी समझ में नहीं आ रहा तो फिर साइंस पढ़ना बेकार है तुम्हारे लिए। समझ रहे बात को, कि अगर एरिया को लेंथ इनटू ब्रेथ बोले और वॉल्यूम को बोल दे एल इनटू बी इनटू एच, और एल इंटू बी को हम एरिया बोल सकते हैं, तो वॉल्यूम किसके करीब बन रहा है, ये देखो तो एरिया इंटू एच के करीब बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो नॉर्मली हम यहाँ से कह सकते हैं एफ इज इक्वल टू रो इंटू एरिया इंटू एच इंटू बोलो जी। ये बन गया आपका थ्रस्ट। ये क्या बन गया, थ्रस्ट। अब ये अगर थ्रस्ट बन जाता है तो नॉर्मली आपको निकालना प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड कॉलम, तो हमें चाहिए प्रेशर। तो यहां से कह सकते हैं प्रेशर ये होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, तो ये थ्रस्ट पर यूनिट एरिया ये आपका बन गया कितना, रो इंटू बोलिए ए इंटू बोलिए एच इंटू बोलिए जी अपॉन में ए, ये कैंसल आउट। तो प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड कॉलम कितना, तो ये बनेगा एच रो इंटू जी। ये बन गया प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड कॉलम। तो यहां से P क्या है, प्रेशर, रो क्या है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, और यहां से G क्या है आपका एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मतलब अगर आपसे कोई पूछ देता है कि दोस्त ये बताओ कि हमें प्रेशर फाइंड आउट करना है, तो आप किसी लिक्विड कॉलम का, तो आप कहेंगे उसे एच रो जी यानी हाइट। एच क्या है, हाइट। कहां पर ऑब्जेक्ट है उसकी हाइट की बात कर रहे हैं, जहां पर या लिक्विड की हाइट कर रहे हैं। किसका निकालना है प्रेशर, लिक्विड का निकालना है तो लिक्विड लगा देंगे, ऑब्जेक्ट का निकालना ऑब्जेक्ट लगा देंगे। क्लियर है कि नहीं है, एक बात समझिए, साइड हो रहा हूं। P रो H और आपका ये कंप्लीट हो गया है। तो हम बात करेंगे एक छोटा सा, ठीक है, क्वेश्चंस की तरफ मूव कर लीजिए तब और अच्छा समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखो जरा क्वेश्चन तुम्हारा है कैलकुलेट द फ्लूइड प्रेशर। एकदम से क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द फ्लूइड प्रेशर एट अ पॉइंट 2.5 से मतलब मीटर बिलो। मतलब स्वाभाविक सी बात है, कहीं ना कहीं आपका है तो बिलो का मतलब यहां से यहां क्या दिया, वर्टिकल। वर्टिकल का मतलब होता है हाइट। हाइट आपको दे दिया दोस्त। अब कह रहा है आपको वाटर का डेंसिटी भी दे दिया, जी की वैल्यू दिया। बड़ा इजी क्वेश्चन है ये, सब कुछ दे दिया आपको, सिर्फ क्या करना है, आपको कैलकुलेट करना है। तो सॉल्यूशन क्या होगा, अभी भी जस्ट देखिए P, तो आपके सामने गिवन क्या क्या है, H इज इक्वल टू 2.5 मीटर, रो कितना है 10 के पावर 3 kg पर मीटर क्यूब, और G कितना है, ये है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हमें चाहिए P, ये होता है H रो इंटू G। तो यहाँ से आप करिए H यानी 2.5 इंटू रो की वैल्यू 10 के पावर 3, G की वैल्यू 10। तो यहाँ से आप करिए इसको हटाइए और लगा दीजिए और ये कैंसिल आउट। दैट मीन्स हो गया 225 10 के पावर 3 या 2.5 10 के पावर 4 क्या पास्कल। आप पे डिपेंड करता है ये, क्लियर है। यानी 2.5 10 के पावर 4 या
अच्छा अभी मत पूछना ये बात कि सर ये कैसे आया, क्योंकि इससे पहले क्वेश्चंस में आपको किया है, तो आप बैक करिए वीडियो को, वीडियो लेक्चर बैक करके आप उस चीज़ को समझिए ये कैसे आया है। क्लियर है? तो यहाँ पर भैया 25 इंटू 10 के पावर 3, 2.5 इंटू 10 के पावर 4, मैंने कहा था लेफ्ट साइड राइट साइड का इसमें चक्कर होता है। क्लियर है? चलिए तो अब हम नेक्स्ट बात करने वाले हैं कि बायोन्सी और बायोन्ट फोर्स की बात करने वाले हैं हम लोग। ठीक है, तो बायोन्सी और बायोन्ट फोर्स की बात करते हैं, फोकस कीजिए। देखिए बायोन्सी की बात करें, बायोन्सी क्या है? देखिए बायोन्सी है क्या बताइए? द अपवर्ड फोर्स experienced by an object when it is immersed into a fluid is called force of buoyancy. The upward force experienced by an object, the upward force which is experienced, स्पेलिंग चेक कर लेना बेटा अपना, बाय एन ऑब्जेक्ट, बाय एन ऑब्जेक्ट व्हेन इमर्स्ड इनटू द, देखिए व्हेन इमर्स्ड इनटू द लिक्विड या फ्लूइड इज कॉल्ड force of buoyancy, force of buoyancy। ठीक है ना? It always acts, अब ये जो है ना बेटा buoyancy force, इसकी बात कर रहे हैं। It always acts upward direction, हमेशा याद करो कि कहां करेगा ये? अपवर्ड डायरेक्शन में। और कैसे करेगा? मान लो सपोज एक आपने कंटेनर लिया और इसके अंदर आपने कह दिया कि यार इस कंटेनर के अंदर किसी मास का, मान लो यूनिट मास का एक ब्लॉक है एम मास का, और आपने इसको क्या कर दिया? वाटर के अंदर आप एक्सर्ट कर दिए, मतलब डुबो दिए, इमर्ज कर दिए, आप पे डिपेंड कर गया। अब क्या होता है कि ये ऑब्जेक्ट ग्रेविटी कहां लगा रही है? जरा देखिए वेट कहां लग रहा है? नीचे। तो फोर्स कहां लगा रहा है? ये लगा रहा है, इसको बोलते हैं BUOYANT, बायोन्ट फोर्स या फोर्स ऑफ बायोन्सी। तो नॉर्मली फिर से सुनिए, किसी लिक्विड के अंदर अगर कोई ऑब्जेक्ट को आप इमर्स करते हो, डुबोते हो, तो उस लिक्विड पर ऊपर के तरफ क्या लगता है? एक फोर्स लगता है, वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लगता है। जैसे इस ऑब्जेक्ट को डुबोए और फोर्स कहाँ लग रहा है? ऊपर के तरफ। किसके कारण? लिक्विड के कारण। तो होल फिनोमिना क्या कहलाएगा आपका? यानी बायोन्सी, और जो फोर्स लगा रहा है उसको बोलते हैं फोर्स ऑफ बायोन्सी, यानी बायोन्ट फोर्स। ठीक है नॉर्मली। चलिए अब हम बात करते हैं, देखिए बायोन्ट फोर्स is also known as buoyancy, और देखिए बायोन्ट फोर्स इज ऑल्सो नोन एज बायोन्सी या फिर बायोन्ट अप थ्रस्ट। याद रखना, उसी को बोलते हैं ऊपर की तरफ लगने वाला फोर्स क्या होगा? अप थ्रस्ट। क्लियर है? यानी जब भी आप ऑब्जेक्ट को इमर्स करोगे तो ऑलमोस्ट क्या होएगा? ये आपका ऊपर की तरफ एक फोर्स एक्सर्ट करेगा। उस फिनोमिना को बोलते हैं हम लोग क्या? बायोन्सी या फिर बायोन्ट फोर्स। क्लियर है? चलिए अब आता है ये किस किस पे डिपेंड करता है? ये बायोन्सी किस पे डिपेंड करता है?
नॉर्मली फैक्टर्स विच buoyant force डिपेंड्स ऑन, तो buoyant फोर्स किस पे डिपेंड कर गया जरा देखिए तो, यानी कहते हैं नेचर ऑफ लिक्विड पे। क्या करते हैं? नेचर ऑफ लिक्विड पे, जो क्या करता है आपका इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, तो फर्स्ट लिखेंगे डिपेंड्स ऑन डेंसिटी। ठीक है, और डेंसिटी में क्या हो जाएगा आपका नॉर्मली कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं बायोट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या? डेंसिटी। फिर से देखिए, बायोट फोर्स किस पे डिपेंड कर गया? डेंसिटी पर। ठीक है ना। और नॉर्मली अगर हम बात करें दूसरा, तो अपथ्रस्ट पे, फोर्स पर। और ये भी क्या बनेगा आपका बायोट फोर्स? हमेशा डिपेंड करेगा उसके किस पर? वॉल्यूम पर। याद रखना बेटा, वॉल्यूम का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है। ठीक है ना, ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट। और वॉल्यूम को हम बहुत डीपली पढ़ेंगे जब हम लोग पढ़ने वाले होंगे क्या? डेंसिटी पूरा का पूरा। और कहते हैं नेक्स्ट पॉइंट में बायोट फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ लिक्विड्स। देखिएगा, इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ लिक्विड। ठीक है ना। ऑफ नहीं, एक सेकंड, क्या लिख दिए? बायोट फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ ऑब्जेक्ट करिए। हाँ, गलत हो जाता। ठीक है ना, ये अब जरा सुनिए, बायोट फोर्स किस पे डिपेंड करता है? डेंसिटी पे, यानी बायोट फोर्स डेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। दूसरा जो है ये आपका दूसरा, वो डिपेंड करता है आपके फोर्स पर, यानी उसके वॉल्यूम पर। नॉर्मली फोर्स को हटा के यहाँ हम कर सकते हैं वॉल्यूम। ठीक है ना, किस पे डिपेंड करता है? वॉल्यूम पे। तो अब बायोट फोर्स क्या बनेगा? वॉल्यूम का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। एंड द थर्ड थिंग्स आ गए आपके कि ये किस पे इंडिपेंडेंट होता है? तो किस पे इंडिपेंडेंट होता है आपके? नॉर्मली नेचर ऑफ ऑब्जेक्ट पे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं क्या आपका सिंपली